बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने एज सच कोल्ड वॉर को विटनेस तो नहीं किया हुआ, लेकिन आजकल जो इस वक्त टाइम चल रहा है और दुनिया के अंदर जो इवेंट्स चल रहे हैं उनको देख के हम कह सकते हैं कि हम भी एक कोल्ड वॉर इरा के अंदर रह रहे हैं। ये कोल्ड वॉर इरा का एक दूसरा वेरिएंट है, दूसरा वर्जन है। पहली कोल्ड वॉर के अंदर सोवियत यूनियन था, अमेरिका था। इस कोल्ड वॉर के अंदर एक तीसरा प्लेयर चाइना भी एंटर हो चुका हुआ है और भी बहुत से प्लेयर जो हैं वो एक्टिवली अब इस कोल्ड वॉर का हिस्सा बन चुके हुए हैं। लेकिन चीजें इस वक्त बड़ी मजे की चल रही हैं। अभी पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह अमेरिका ने फिनलैंड को नेटो इत्तेहाद के अंदर शामिल करके रशिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और इस चाल को चल के अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ रशियंस जो है ना वो भी पीछे नहीं हट रहे। हमने पिछले दिनों सुना और देखते भी चले आए हैं, खबरों में भी पढ़ते हैं कि यूक्रेनियंस जो है वो नेटो इत्तेहाद से फाइटर जेट्स मांगते हैं। पोलैंड ने अपने मिग 29 जहाज यूक्रेन को देने का फैसला किया। स्लोवाकिया ने अपने मिग 29 जहाज यूक्रेन को देने का फैसला किया। अमेरिका में अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने F-16 जहाज जो है वो यूक्रेन के हवाले कर सके। फ्रांस के बारे में भी खबरें आई कि वो कुछ मिराज 2000 UAE से परचेज करके तो यूक्रेन के हवाले कर सकता है, लेकिन बाद में फ्रांस ने भी डिनाई कर दिया। लेकिन जिन दो ममालिक ने मिग 29 जहाज देने का फैसला किया था और एलानिया तौर पे उन्होंने दुनिया के सामने ये कह दिया था कि हम यूक्रेन को मिग 29 जहाज दे रहे हैं, वो एक पोलैंड था और एक दूसरा स्लोवाकिया था। अब स्लोवाकिया के हवाले से एक खबर आई है कि स्लोवाकिया के जो मिग 29 जहाज हैं जो उन्होंने यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं या करने जा रहे हैं, उनमें एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फॉल्ट आ गया। देखें, ये चीजें हमारे जैसे कंट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो सबक लेके आती हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, मिग 29 जहाज जो है वो सोवियत इरा के अंदर बने हुए थे। सोवियत यूनियन जो कि बहुत सी कंट्रीज को मिला के एक कंट्री बना हुआ था, जिसके अंदर रशिया भी था, यूक्रेन भी था, काजाकिस्तान भी था, बेलारूस भी था। ये सारी स्टेट्स जो थी ये मिल के एक सोवियत यूनियन बना हुआ था। लेकिन सोवियत यूनियन का जो बड़ा हिस्सा था वो रशिया पे मुश्तमिल था। रशिया खुद से सोवियत यूनियन के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर था, सबसे बड़ा मुल्क था तो सबसे बड़ा प्लेयर भी था। अब ये जो स्लोवाकिया मिग 29 जहाज अपने मुल्क के अंदर चला रहा था ना, इन मिग 29 जहाज़ों को चलाने के लिए स्लोवाकिया को रशिया की मदद की जरूरत थी। डेफिनेटली स्पेयर पार्ट उसने कहाँ से लेने हैं? स्पेयर पार्ट उसने जो है वो रशिया से परचेज करने थे। मिग 29 जहाज़ों को अगर स्लोवाकिया ने ऑपरेशनल रखा हुआ था तो उनकी मेंटेनेंस के लिए वो रशिया पे डिपेंडेंट था। रशिया पे डिपेंडेंट होने की वजह से रशिया के इंजीनियर्स जो थे और टेक्नीशियंस जो थे वो स्लोवाकिया विजिट करते थे, इन जहाज़ों की मॉनिटरिंग करते थे, इन जहाज़ों को देखते थे। बहुत सा मेंटेनेंस वर्क जो था वो इन मिग 29 पे स्लोवाकिया खुद करता था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है ना वो कभी भी नहीं बताता। मसलन हमने एक मिसाल सुनी हुई है कि बिल्ली शेर को कभी भी दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। बिल्ली शेर की खाला होती है और वो शेर को कभी भी दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। तो इसी चीज को आप अपने ज़हन में रखें कि अब स्लोवाकिया ने जो जहाज यूक्रेन के हवाले किए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उड़ने के काबिल तो हैं, लेकिन क्या वो कॉम्बैट के काबिल भी हैं या नहीं? कॉम्बैट में एक जहाज को इस्तेमाल करना और एक किसी एयर शो के अंदर एक जहाज को इस्तेमाल करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब हुआ कुछ यूं है, खबर कुछ ऐसे सामने आ रही है कि स्लोवाकिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि पिछले साल हमने जो रशिया के मैकेनिक्स अपने मुल्क में मंगवाए थे अपने इन मिग 29 जहाज़ों की मेंटेनेंस वगैरह के लिए, इनके रेगुलर चेकअप्स के लिए, उन मैकेनिक्स ने इन मिग 29 जहाज़ों के अंदर कोई खराबी पैदा कर दी है। और इन जहाज़ों के अंदर भी खास तौर पे इन जहाज़ों के जो इंजन्स हैं उन इंजन्स के अंदर उन्होंने जो है वो कुछ खराबी पैदा कर दी है। स्लोवाकिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो मैकेनिक्स हैं, वो इस मिग 29 जहाज़ के इंजन को खुद से ओवरऑल वगैरह कर सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन इस इंजन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको सिर्फ रशियन टेक्नीशियंस जो है वो जानते हैं और वो इनको जो है वो सही कर सकते हैं, और वहां तक हमारे इंजीनियर्स और हमारे टेक्नीशियंस की रसाई नहीं है। तो पिछले साल जब स्लोवाकिया ने अपने इन मिग 29 जहाज़ों की मेंटेनेंस के लिए रशिया के मैकेनिक्स और इंजीनियर्स को जो है वो अपने मुल्क में बुलाया, तो उस वक्त रशिया के इन मैकेनिक्स ने इन जहाज़ों के इंजन में कोई खराबी पैदा कर दी। खराबी क्या पैदा कर दी कि नॉर्मली एक मिग 29 का जो इंजन है वो एक ओवरऑल, या आप कह रहे हैं कि एक मेंटेनेंस चेक से पहले तकरीबन 350 घंटे तक जो है वो काम कर सकता है। आप सिंपल अल्फाज में इस तरह से समझें कि जब हम एक बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं या जब एक गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं तो एक ट्यूनिंग से दूसरी ट्यूनिंग के दरमियान हम ये ज़हन में रखते हैं कि 1000 किलोमीटर का जो है वो हम डिस्टेंस रखेंगे। 1000 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाएगी फिर हम
इसकी ट्यूनिंग करवाएंगे। तो इंजन का भी आप इसी तरह से ज़हन में रख लें कि एक इंजन की एक ट्यूनिंग, मैं ट्यूनिंग सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक जो मिग 29 जहाज का इंजन है उसकी एक ट्यूनिंग से दूसरी ट्यूनिंग के दरमियान जो टाइम है वो तकरीबन 350 घंटे की फ्लाइट आवर्स का है। ये एक स्टैंडर्ड है। लेकिन स्लोवाकिया ने क्या देखा है कि जब से ये रशियन मैकेनिक्स इन मिग 29 जहाज़ों के इंजन्स को देख के गए हैं, तब से इन मिग 29 जहाज़ों की ट्यूनिंग का जो वक्त है वो 350 घंटों से कम होकर सिर्फ 70 घंटे रह गया। यानी कि हर 70 घंटों के बाद मिग 29 जहाज़ के इंजन को जो है वो ट्यूनिंग करनी पड़ती है, उसको आपको जो है वो सही करना पड़ता है, उसकी आपको मेंटेनेंस के लिए उसको वर्कशॉप में लेके जाना पड़ता है। और आपको पता है जब एक जहाज़ का इंजन वर्कशॉप में चला जाता है तो उसको वहां पे वक्त लगता है। ये जो फाइटर जेट्स होते हैं इनके जो इंजन है वो बहुत कम्प्लेक्स मशीन होते हैं, ये नॉर्मल आपके गाड़ी के इंजन जैसे नहीं होते। एक इवन गाड़ी का इंजन भी आपको खोलना पड़ जाए तो उसको जोड़ने के लिए आपको कई दिन जो है वो गाड़ी अपनी वर्कशॉप में रखनी पड़ती है। तो सेम इसी तरह से ये जो जहाज का इंजन है इसको जब एक दफा आपने ट्यूनिंग करनी है, जब इसकी एक दफा आपने मेंटेनेंस करनी है तो वो कई दिन, कई हो सकता है कि हफ्ते आपको लग जाएं। तो अब स्लोवाकिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि ये रशिया के जो मैकेनिक्स आए थे ना वो इस मिग 29 जहाज के इंजन के अंदर ये कार्रवाई डाल गए हैं, जिस वजह से हमारे ये मिग 29 जहाज जो है ये उड़ तो सकते हैं, फ्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बैट के अंदर ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन ने ये जहाज ले तो लिए, एहसान भी स्लोवाकिया का उठा लिया, लेकिन बाद में हर 70 घंटे की फ्लाइट के बाद इन जहाज़ों को कई कई हफ्तों के लिए उसको वर्कशॉप में ये जहाज भेज देना पड़ेंगे। तो उसको ऐसे जहाज का क्या फायदा। तो यहाँ पे रशिया जो है वो फिर अमेरिका और नेटो कंट्रीज के साथ और यूक्रेन के साथ एक बड़ी गेम कर गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कोल्ड वॉर जो है उसमें ये इसी तरह ही होता था। कोई एक चाल अमेरिका चलता था, कामयाब हो जाती थी, दूसरी चाल रशिया चलता था, सोवियत यूनियन चलता था, वो कामयाब हो जाती थी। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर हावी आते रहते थे। तो हम भी अपनी लाइव्स के अंदर ये कोल्ड वॉर जो है इसको विटनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि पाकिस्तान के लिए इसमें कौन सा जो है वो सबक है। देखें, स्लोवाकिया ने जहाज खरीदे रशिया से या सोवियत यूनियन से, लेकिन इन शॉर्ट स्लोवाकिया जो है वो रशिया पे डिपेंडेंट था और आज उसको इसकी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ रही है। पाकिस्तान इस वक्त अपना ज्यादातर असला जो है वो चाइना से परचेज कर रहा है। स्लोवाकिया ने नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन किया, रशिया के खिलाफ उसने ये फैसला किया कि मैं ये मिग 29 जहाज यूक्रेन के हवाले करूंगा। तो क्या रशिया आपको माफ कर देगा? रशिया कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। उसने अपने मैकेनिक्स को भेज के आपके इंजन्स के अंदर खराबी पैदा कर दी, आपका ये जो प्लान था इसको सबोताज कर दिया। यही चीज जो है हमें भी देखनी चाहिए, हमारे जैसी कंट्रीज को भी देखनी चाहिए कि आपको अपने डिफेंस के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। पाकिस्तान के JF-17 थंडर के इंजन भी जो हैं वो रशिया से आते हैं। क्या हम रशिया को नाराज कर सकते हैं? पाकिस्तान के इस वक्त जो J-10C जहाज हैं उनके इंजन जो है वो चाइना से आते हैं। क्या हम चाइना को नाराज कर सकते हैं? हमें ये बातें सोचनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि पाकिस्तान के पास तो F-16 जहाज भी हैं, वो अमेरिका से आते हैं। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका को नाराज कर सकता है? यहाँ पे आप ये चीज देखें कि अमेरिका हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। वो तो एक चीज देता है तो पता नहीं, वो कहते हैं ना हाथों पैरों के अंगूठे तक लगवा लेता है। ठीक है, ब्लॉक 50 वाले F-16 भी हैं हमारे पास ये जो MLU यानी कि मिड लाइफ अपग्रेड वाले भी F-16 हैं, लेकिन ये सारे के सारे F-16 जो हैं वो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जो ब्लॉक 70 वाले F-16 है वो आ गए हुए हैं, जिनके अंदर AN/APG-83 रेडार्स लगे हुए हैं, AESA रेडार्स लगे हुए हैं। हमारे जो अब नए JF-17 थंडर्स बन रहे हैं उनके अंदर हम AESA रेडार्स लगा रहे हैं। तो ये जो F-16 हमने बहुत महंगे अमेरिका से परचेज किए हुए हैं इनके अंदर AESA रेडार्स नहीं लगे हुए, और आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसा चांस भी नहीं है कि अमेरिका हमें इन जहाज़ों के लिए AESA रेडार्स जो है वो देगा या इन जहाज़ों को अपग्रेड करके ब्लॉक 70 की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर लाने की इजाज़त दे देगा। जबकि चाइना दूसरी तरफ जो है वो हमें वो J-10C जहाज दे रहा है जिनके अंदर AESA रेडार्स लगे हुए हैं, जिनके अंदर जो PL-15 मिसाइल्स लगे हुए हैं। चले मान लें उनकी जो रेंज है वो 145 किलोमीटर ही है, लेकिन फिर भी 145 किलोमीटर वाली रेंज के मिसाइल्स वो हमें दे रहा है। क्या हम चाइना को नाराज कर सकते हैं? हम चाइना को नहीं नाराज कर सकते। हमारे जो JF-17 थंडर्स हैं जिनका हमारे पास नंबर तकरीबन 200-250 के करीब जाके बनेगा, उनके अंदर इंजन जो है वो रशिया से आते हैं। क्या हम रशिया को नाराज कर सकते हैं? हम रशिया को नाराज नहीं कर सकते। ये बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। हमारी नेवी के पास ये जो तुगरल क्लास की वॉरशिप्स आ गई हैं, ये जो जुल्फिकार क्लास की वॉरशिप्स हैं, उसके बाद हमारे पास ये जो 8 सबमरीन्स आ रही हैं हंगोर क्लास वाली, ये सारी की सारी चाइना से आ रही हैं।
क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम चाइना को जो है वो नाराज कर दें? ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। स्लोवाकिया इन MiG-29 जहाज़ों को अब ऑलमोस्ट रिटायर कर चुका हुआ है। ये रिटायर्ड MiG-29 जहाज उसने अब ये यूक्रेन को देने का फैसला किया था। रशिया इन जहाज़ों को मेंटेन रखता था, उसने वो भी नहीं होने दिया। उन जहाज़ों के इंजन्स के अंदर उसने खराबी पैदा कर दी। तो हम तो अभी इन JF-17 थंडर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन J-10C जहाज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस तरह से इन ममालिक के खिलाफ जा सकते हैं, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। इस बात को यहाँ ख़त्म करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दें और बताएं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कैसा सोचते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।